बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्मी चीफ की तकरीरी बड़ी खुश असलूबी के साथ हो गई। यूँ तो ये एक मामूल की तकरीरी है, लेकिन पाकिस्तान में हमेशा से इसको गैर मामूली समझा जाता है और इसको लेकर फिर जो तमाशा लगता है हर दफ़ा जब भी तैनाती का मौका आता है, अपोजिशन की तरफ से जो कुछ कहा जाता है, हुकूमत जो कुछ करती है, वो दास्तान दोहराने की ज़रूरत नहीं है। जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ मुकर्रर किया गया है और इसके साथ साथ जॉइंट सर्विसेज के चीफ साहिर शमशाद मिर्ज़ा बनाए गए हैं। आर्मी चीफ की तकरीर के हवाले से एक पैदा होता हुआ तनाज़ा नज़र आ रहा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो तनाज़ा बड़ा नहीं, मामला बड़े अच्छे तरीके से सेटल हो गए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी तहरीक इंसाफ, जिसको इक़्तिदार से जिस तरीके से अलग किया गया था, वो एहतजाज कर रही थी। उसकी तरफ से कुछ लोगों को ये तवक्को थी कि वो इस पर शोर मचाएंगे, इस तैनाती को मुतनाज़ा बनाएंगे, लेकिन इमरान खान की तरफ से बड़े अच्छे तरीके से इस मामले को देखा गया। इसकी बात भी हम आगे चलकर करेंगे। मामला अब हाजी साहब के हाथ से निकल कर हाफिज़ साहब के हाथ में चले गए हैं। जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब ये हमारे आर्मी चीफ बनाए गए हैं। इस पर तहरीक इंसाफ की तरफ से जिस तरीके से कहा जा रहा था कि वो एहतजाज करेगी, वो कोई न्याय इस हवाले से झगड़ा खड़ा कर देगी, कोई तनाज़ा सामने आएगा, लेकिन हैरान कुन तौर पर जैसे ही जनरल आसिम मुनीर का नाम सामने आया, तहरीक इंसाफ की तरफ से बड़ी खुशी का इजहार किया गया। सदर आरिफ अलवी फौरी तौर पर अपने जहाज़ में बैठे इमरान खान से मुशावरत करने के लिए लाहौर पहुंच गए और फिर आरिफ अलवी साहब की तरफ से इमरान खान के साथ मुशावरत के बाद इस समरी पर दस्तखत कर दिए गए। और फिर रावलपिंडी में ये लोगों ने देखा कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा जुलूस निकलता है। चिराग वो जुलूस ने थामे हुए हैं। यूँ समझ लीजिए कि पीटीआई की तरफ से घी के चिराग जलाए गए। ये जनरल आसिम मुनीर की तैनाती की खुशी में हरगिज़ नहीं थे। ये सिर्फ इसलिए थे कि जनरल कमर जावेद बाजवा, जिनकी एक्सटेंशन के बारे में अबहाम पाया जाता था, वो अबहाम जैसे ही दूर हुआ तो पीटीआई वाले जोशो खरोश के साथ सड़क पर निकल आए। उनकी तरफ से पूरे शहर में चिरागां किया गया और कहीं कहीं तो मिठाइयाँ भी तकसीम की गईं। अब मामला चूँकि नए आर्मी चीफ के हाथ में चले गए हैं, जनरल बाजवा साहब रिटायरमेंट के करीब आ गए हैं, तो नाज़रीन आप बहुत कुछ आपको घूमता हुआ नज़र आएगा, बहुत कुछ रिवर्स होता हुआ नज़र आएगा। यकीनी तौर पर रजीम चेंज ऑपरेशन ये भी रिवर्स होगा और बहुत कुछ पसपाई की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। इस तैनाती से चंद मिनट कबल जावेद हाशमी साहब ने मुल्तान से लाहौर आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने जनरल बाजवा का नाम लेकर कहा कि एक चोर जा रहा है, दूसरा चोर आने वाला है। ये जावेद हाशमी साहब कह रहे थे। जनरल आसिम मुनीर के बारे में कहा जाता है कि ये बेहतरीन प्रोफेशनल सिपाही हैं, ज़बरदस्त किस्म के फ़ौजी हैं, बड़ी अच्छी कमांड का तजर्बा रखते हैं। लेकिन जनरल साहब के दामन पर मास्टर टाइल्स के हवाले से एक दाग भी है। शेख इकबाल महमूद की तरफ से, जो मास्टर टाइल्स के ओनर हैं गुजरांवाला में, जब कोर कमांडर थे जनरल आसिम मुनीर साहब, तो उनकी तरफ से या उनसे मंसूब एक लेटर सामने आया था जिसमें कहा गया था कि जनरल आसिम मुनीर ने, कोर कमांडर साहब ने मुझसे 90 करोड़ रुपए का भत्ता मांगा है। ये दाग लेकर जनरल आसिम मुनीर साहब ज़्यादा देर तक नहीं चल सकते। इनको ये दाग हर सूरत धोने की कोशिश करनी चाहिए। इनको ये दाग हर सूरत धोना है। उस दौरान अगर कोई इंक्वायरी हुई थी, उसका क्या नतीजा निकला था, उस इंक्वायरी को जनरल साहब मीडिया में लेके आएँ ताकि इन पर लगा हुआ दाग, इन पर लगा हुआ इल्ज़ाम, उसके बारे में सदाकत सामने आ सके। जिस दौरान ये इल्ज़ाम सामने आए थे, भारत की तरफ से इस पर बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया था। हमने भी इस पर बात की थी साजिद खान साहब से मिलकर। एक नहीं बल्कि 3 वीलॉग किए गए थे। उनमें साजिद खान साहब ने अपनी तहकीकात के बाद ये बताया था कि इकबाल महमूद शेख मुस्लिम लीग नून का आदमी है और इसकी गोरियां वही लोग हलाते हैं और ये आइंदा होने वाली आर्मी चीफ की तकरीरी के हवाले से सारी साजिश बुनी गई है। किसने बुनी है? उनका इशारा वाज़े तौर पर मुस्लिम लीग नून की तरफ था। मुस्लिम लीग नून की क़यादत बड़े लोगों को इसी तरीके से ब्लैकमेल करने की एक तारीख रखती है।
आर्मी चीफ की तकरीर के हवाले से इमरान खान ने एक रोज़ कबल कहा था कि आइन के दायरे में रहते हुए हम इस पर खेलेंगे, सदर रफ़ी से मिलकर खेलेंगे और ज़बरदस्त खेलेंगे, खुलकर खेलेंगे। इमरान खान ने यह भी कहा था कि सदर अलवी मेरी पार्टी का है, यकीनी तौर पर आर्मी चीफ के हवाले से वो मुझसे मुशावरत करेंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। सदर आरफ अलवी जैसे ही उनके पास समरी आई वो लाहौर आ जाते हैं, लाहौर में इमरान खान से मुलाकात करते हैं। इमरान खान ने बड़ी दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए उनसे कहा कि जो आइन कहता है उसके मुताबिक आप फैसला कर दें, उसके मुताबिक आप समरी को देख लें। सदर अलवी साहब इस्लामाबाद पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने फौरी तौर पर समरी पर दस्तखत कर दिए। ये इमरान खान की तरफ से किया गया बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फ़ैसला था और ये बहुत बड़ा जेस्चर भी है। इमरान खान कभी भी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं रहे। इमरान खान के अगर कोई इख्तलाफात थे तो उनके चंद अफसरों के साथ इख्तलाफात थे और उनका वो वाज़े तौर पर नाम भी लेते रहे हैं, जिनमें जनरल बाजवा साहब सर फहरिस्त हैं। और फिर आपने देख लिया कि इमरान खान का, इनकी पार्टी का अगर फ़ौज के साथ कोई इख्तलाफ होता तो जैसे ही तैनाती की खबर आई है, जैसे ही ये पता चला कि जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन नहीं हो रही, तो तहरीक इंसाफ की तरफ से पाक फ़ौज की हमायत में रावलपिंडी में बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया, चिरागों वाला जुलूस, रोशनियों वाला जुलूस। तो तकलीफ़ कहाँ पे हो रही है? इमरान खान ने जो कुछ किया, सदर अलवी को जो उन्होंने मशवरा दिया, जो उन्होंने हदायत दी, उस पर तकलीफ़ कहाँ पे हो रही है? उसकी तकलीफ़ हो रही है चंद चुगलनाथों को, चंद बिगल रामों को और फिर कुछ झांझर कोरों को। जैसे वो कहते हैं ना, तरंत कौर, मरंत कौर, इसी तरीके से झांझर कौर, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। इनमें मुबश्शिर लुकमान हैं, तलत हुसैन हैं, साफ़ी हैं, माफ़ी हैं, तलाफ़ी हैं, आसमा शराजी हैं। और फिर जनरल आसिम मुनीर की तैनाती की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भारत में हो रही है। भारत को क्या मसला है? पुलवामा मामला हुआ था, उन दिनों जनरल आसिम मुनीर DGISI थे। भारत की तरफ से ISI पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि पुलवामा में जो कुछ हुआ है ISI ने करवाया है। और फिर उसका बदला लेने के लिए भारत की तरफ से 27 फरवरी को पाकिस्तान की सरहदों की एक बार फिर खिलाफ वर्जी की गई, तो पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने उनके 2 जहाज़ मार गिराए और उनमें से एक के पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार भी कर लिया था। भारत अभी तक वही ज़ख्म सहला रहा है। भारत को वही तकलीफ़ है कि ये इन लोगों ने आर्मी चीफ बना दिया, जिसने हमारे साथ इस तरह से किया था। तो नाज़रीन, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जिसकी दुश्मन को तकलीफ़ हो उससे आप समझ लें कि आपका फ़ैसला बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बड़ा फ़ैसला है, बड़ा एक्यूरेट डिसीजन है। ये बातें भी सुनने में आ रही हैं कि इमरान खान की तीमारदारी के लिए जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा और जनरल आसिम मुनीर लाहौर आ रहे हैं। आजकल उनकी बड़ी मसरूफियत के दिन हैं। अगर वो लाहौर नहीं आते तो इमरान खान ने कल रावलपिंडी जाना है, लॉन्ग मार्च की इन्होंने क़यादत करनी है। वहीं पर इनसे ये 2 जर्नैल मुलाकात कर लेंगे। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। मियां नवाज शरीफ साहब 2013 में इलेक्शन जीते थे। जनरल अशफाक परवेज़ ग़ानी रावलपिंडी से चले हैं तो मियां नवाज शरीफ से रायविंड में आकर मुलाकात करते हैं। अगर साहिर शमशाद मिर्ज़ा और जनरल आसिम मुनीर इमरान खान से मुलाकात कर लेते हैं उसमें हर्ज की बात नहीं है। और फिर ज़राए के हवाले से बताया जा रहा है कि PTI का वफ़द आज इन दोनों जर्नलों से मुलाकात करेगा। ये भी कोई अनहोनी नहीं है। उनकी तरफ से एलानिया ऐसा कहा गया है, वो कोई डिग्गी में बैठकर नहीं जाएंगे कि उनको किसी किस्म की शर्म महसूस हो। नाजरीन, मुस्लिम लीग नून की क़यादत के हवाले से पूरी दुनिया जानती है कि जब ये ताकत में होते हैं तो गरेबान में हाथ डालते हैं, लेकिन जब कमज़ोर होते हैं तो पाँव पड़ जाते हैं। इनको इक़्तिदार की ज़रूरत थी तो ये बूटों में लौटते हुए नज़र आए, तो अब भी इनके हाथ गोडों से उठकर गरेबान तक जा सकते हैं। जो लोग बड़े खुश हैं हमने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बना दिया है, तो सारी ताकत मियां नवाज शरीफ के वजूद में, उनके दिल में, उनके दिमाग में, उनके फिफड़ों में, उनके गुर्दों में, उनके फेफड़ों में, उनके मैदे में आकर जमा हो गई है। तो ये लिख कर रख लें कि ये लोग कल ही जनरल आसिम मुनीर के गरेबान तक हाथ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उसकी बड़ी एक सॉलिड रीज़न है,
اس کی بڑی ایک وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں کی توقعات پر کوئی بھی پاکستان کا جرنیل پورا نہیں اتر سکتا۔ انہوں نے جنرل عاصم منیر کو اپنے مفادات کے لیے اور عمران خان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے آرمی چیف بنایا ہے۔ وہ یہ آپ چاہتے ہوں گے کہ جو ہم کہیں گے، جس طریقے سے جنرل باجوہ صاحب کر رہے تھے، بالکل وہیں سے جو معاملات کو آگے چلائیں گے۔ اس میں کسی شک والی بات نہیں ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب یا کوئی بھی ان کی جگہ پر جرنیل ہوتا، آرمی چیف بننے کے بعد وہ معاملات وہیں سے چلاتا جہاں سے جنرل باجوہ صاحب چھوڑ کر گئے تھے۔ لیکن کون سے معاملات جو ہمارے دفاع کے حوالے سے ہیں، جو ہماری سرحدوں کے حوالے سے ہیں اور پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے حوالے سے ہیں، ان پر ہر آرمی چیف نے وہی کچھ کرنا تھا جو ان کا پیش رو کر رہا تھا۔ لیکن جہاں تک پاکستان کے سیاسی معاملات کا تعلق ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جہاں پہ جنرل باجوہ صاحب ان کو پہنچا کے گئے ہیں، ان کے اوپر جانے کی تو ویسے بھی گنجائش نہیں ہے کہ اس سے اوپر جا ہی نہیں سکتے، اور ان کو کوئی بھی جرنیل کنٹینیو نہیں رکھ سکتا تھا، نہیں رکھ سکتا ہے، نہیں رکھ سکے گا۔ دفاع کے علاوہ، پاکستان میں دہشت گردی کے علاوہ جنرل عاصم منیر یا کوئی بھی آرمی چیف ہوتا، اس نے اپنی پالیسی کو آگے بڑھانا ہے، اس نے پہلے روز ہی متنازع نہیں ہو جانا، انہوں نے کسی ایک پارٹی کو خوش نہیں کرنا۔ میاں نواز شریف کے ساتھ کوئی ایک بار نہیں کئی بار ہو چکا ہے کہ انہوں نے اپنے مقاصد کی بجاوری کے لیے آرمی چیف کو تعینات کیا، لیکن جب انہوں نے میرٹ پر فیصلے کرنے شروع کیے تو میاں نواز شریف صاحب ان کے خلاف ہو گئے۔ اس کی تازہ ترین اور سب سے بڑی مثال جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں۔ تو اس لیے یہ لوگ جو توقعات عاصم منیر صاحب سے کر رہے ہیں تو وہ ان کی امیدوں پر قطعی طور پر پورا نہیں اتریں گے۔ کوئی بھی جرنیل ہوتا وہ پورا نہیں اتر سکتا تھا۔ جنرل باجوہ صاحب جو کچھ کر گئے ہیں یہ ایک الگ داستان ہے، لیکن انہوں نے جو کچھ کیا تھا اس وقت کیا تھا جب وہ پوری طاقت میں آ گئے تھے۔ ان کو 3 سال کی ایکسٹینشن دے دی گئی تھی۔ خواجہ اسف صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد ہم عمران خان کے ساتھ دو ہاتھ کریں گے، تو آرمی چیف کی تعیناتی بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ ہو گئی ہے۔ خواجہ اسف صاحب جس طریقے سے عمران خان کے خلاف دو ہاتھ کرنے کی بات کر رہے تھے، اس میں اب کسی قسم کا کوئی وزن نہیں رہا۔ خواجہ صاحب کے سر سے وہ سایہ اٹھ گیا ہے، وہ طاقت جاتی رہی ہے جس کے زوم میں، جس کی شہ پر، جس کے زور پر یہ لوگ کہتے تھے کہ عمران خان کے ساتھ دو ہاتھ کر لیں گے۔ وہ طاقت کون تھی؟ وہ طاقت جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تھے۔ جیسے ہی دوسرے آرمی چیف کی تقرری ہوئی ہے، اس کے بعد وہ چھڑی جو بڑی طاقتور چھڑی ہے، جس میں ساری طاقت ہوتی ہے، وہ چھڑی جناب قمر جاوید باجوہ صاحب نے دراز میں رکھ دی ہے۔ اس میں پہلے والی چمک تو ہو سکتی ہے، لیکن اس میں اب وہ طاقت نہیں رہی، اور نئے آنے والے آرمی چیف جو ان کے ہاتھ میں وہ چھڑی ہوگی، وہ چھڑی کو ان لوگوں کے ہاتھ کی گھڑی ہرگز نہیں بننے دیں گے، کیونکہ ان کی اپنی بھی ایک رسپیکٹ ہے، ان کا اپنا بھی ایک وقار ہے۔ عاصم منیر صاحب بہت کچھ کریں گے، لیکن پہلے چند ماہ میں وہ میرٹ سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں کریں گے۔ آخر میں ہم بات کرتے ہوئے یہ امید کرتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب واقعی میرٹ پر کام کریں گے۔ جو کچھ ان کی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ہیں وہ بڑے احسن طریقے سے، بڑی بخوبی سے نبھائیں گے، لیکن وہ پاکستان کی سیاست سے خود کو دور رکھیں گے۔ گو کہ کوئی بھی آرمی چیف اپنے آپ کو پاکستان کی سیاست سے دور نہیں رکھ سکتا، لیکن اتنی زیادہ مداخلت کی بھی ضرورت نہیں ہے جو ضرورت سے بڑھ جائے اور جس سے پھر معاملات ایسے بگڑ جائیں کہ جن کو کنٹرول کرنا ممکن نہ رہے، جیسا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کر گئے تھے۔ سیاستدانوں کا کام ہے، فوج کا کام نہیں ہے۔ عمران خان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ فوری انتخابات کروائے جائیں، اور ان کا یہ بھرپور مطالبہ آرمی چیف سے بھی تھا، کیونکہ ان کو یقین تھا اور پوری دنیا کو بھی معلوم ہے کہ کس طریقے سے ان لوگوں کو لا کے اقتدار میں بٹھایا گیا تھا۔ اسی وجہ سے عمران خان کہتے تھے کہ جو لوگ ان کو لے کے آئے ہیں ان کو نکال باہر کریں اور نئے انتخابات بھی کروا دیں۔ تو چونکہ نئے آرمی چیف کا اس معاملے میں کوئی تعلق نہیں تھا اور نہ ہی ہے، تو وہ سیاست میں تھوڑا سا اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھیں۔ انتخابات کروانا یا نہ کروانا یہ سیاستدانوں کا کام ہے۔ عمران خان جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو
آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کرنے دیا جائے، اور جو کچھ حکومت کرنا چاہتی ہے وہ بھی آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کرے۔ فوج اگر واقعی غیر جانبدار ہو جاتی ہے تو پاکستان میں نظر آنے والی افراتفری اس کا آسانی کے ساتھ خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اگر کسی طرف سے کوئی غیر قانونی اقدام سامنے آتا ہے تو اس کے لیے ہماری عدلیہ موجود ہے۔ ہماری فوج کو یہ چاہیے کہ سیاست میں مکمل طور پر وہ غیر جانبدار رہے، اور جہاں کہیں بھی اداروں کو فوج کی ضرورت پڑتی ہے تو پاک فوج پہلے کی طرح ان اداروں کی مدد کرے، ان کو کرائسس سے نکالنے کے لیے تعاون کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی پاک فوج کے لیے بہتر ہے، یہی پاکستان کے لیے بہتر ہے، یہی ہماری قوم کے لیے بہتر ہے۔ ناظرین، ہماری ویڈیو ویلاگ یہ چونکہ نئے آرمی چیف کی تقرری کے بعد پہلا ویلاگ ہے، تھوڑا سا طویل ہو گیا، اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔